नहीं 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 नहीं। एक सिचुएशन देश में जो चल रही है उस पर बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आपने सुना होगा, प्रोटेस्ट भी होने लगे। इनके बारे में कुछ बताइए, क्या लगता है इनका फ्यूचर कैसा है? जेनजी ने आपने देखा नेपाल में सत्ता पलट हुई, आपने बांग्लादेश में भी सत्ता पलट देखी। तो मैं कहूंगी कि भारत के सिंहासन पे ये जो वक्री मार्गी होने का ये कॉम्बिनेशन है। रूलिंग गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आएगी और प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेगा। सृष्टि का जो बैलेंस बिगड़ गया था वो अपने बैलेंस में आएगी। अब बैलेंस में जब सृष्टि आती है तो कई बार बली जाती है। 26 से 34 का जो पीरियड है, इसमें ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा जो पलट जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि जो आज पावरफुल है वो उस समय पावरफुल नहीं रहेगा। आने वाला समय आप ये जान लीजिए पॉपुलेशन कम होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो क्या हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे? जून 2029 से जून 2032 का जो पीरियड है, इसमें इंडिया पर भी अटैक होगा। अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है और अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है वो सब जानते हैं। अब 27 में यूपी का भी इलेक्शन है। योगी जी जीतेंगे, उकता जाएंगे। आप देखेंगे हमने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी, सब पानी हो जाएगा, सब डूबेगा। जून 2027 से आप इसे 34 तक देखें तो ये एक पीरियड आएगा जिसमें एक तरफ इजराइल यूएस सपोर्ट के साथ मुस्लिम कंट्रीज के साथ लड़ेगा और ये एक भयावह युद्ध होने वाला। करने वाला देश कौन सा होगा? क्या वो आपके जो सारे पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं रहेगा। डाउनफॉल का समय शुरू हो चुका है। रशिया एक ट्रबल्ड पीरियड देखने वाला है एंड सो इज चाइना। वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीजें हैं हम जा रहे हैं उस तरह। अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, ये भी अभी कुछ खुराफात कर सकते हैं। नवंबर एंड 2026 से मई 2028 तक राहु केतु इस अक्ष में रहेंगे। ये जब ये राहु केतु का गोचर कर्क और कैप्रिकॉर्न का होता है तो आने वाले समय में कैलाश यात्रा जो है वो पूर्णतया आपके ही कंट्री में 1 जून 2027 टू मई 2028 फाइनेंशियल स्लोडाउन का पीरियड है, मगर इसमें ज्यादा हिट होगा। हमारा ही रुपया क्यों डाउन हो रहा है? डॉलर क्यों नहीं गिर रहा है? 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 ये जो पीरियड है ना, ये इसमें ऐसे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जो बहुत ज्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं। जो अर्स्टवाइल सनातन है वो उठने का समय आ चुका है। और क्या क्या घटनाएं होंगी इन 5 सालों में जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आने वाले 5 साल अगले 50 या 70 साल की दिशा तय करने वाले हैं। दुनिया पहले से ही बड़े बदलावों के दौर में है। एआई इंसानों की नौकरियां बदल रहा है, युद्धों की आहट तेज हो रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था नए मोड़ पर खड़ी है। यूपीआई के दौर में भी भारत में कैश बढ़ रहा है। आरबीआई प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी में है, ऐसा कहा जा रहा है। गोल्ड न खरीदने की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई और रुपया भी गिर रहा है। और इस बीच कुछ ज्योतिष एक बेहद असाधारण काल की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2025 से 32 तक का समय सामान्य नहीं है। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह यानी कि रिलेशनशिप, पावर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और क्रिएटिव पावर की राशि। और 2027 की शुरुआत इसी गोचर के साथ होगी। इसका असर किस तरह से होगा? क्या भारत की राजनीति में भी बड़ा बदलाव 2032 तक होगा? और 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो क्या योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति पकड़ और मजबूत करेंगे या फिर अखिलेश यादव जी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता बनेगा? कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आज दुनिया भर में धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चा तेजी से बढ़ रही है। युवा पीढ़ी भी आध्यात्मिकता की यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित हो रही है। क्यों?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ओर बढ़ रही है? और 2032 तक क्या दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है, या फिर हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे, या फिर बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारत की जानी मानी वैदिक ज्योतिष मनीषा आहूजा जी। इन्होंने कॉरपोरेट और मीडिया जगत में सफल करियर बनाने के बाद अपना जीवन ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। पिछले 2 दशकों से शोध, अध्ययन और प्रैक्टिस के माध्यम से इन्होंने वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई है। ये महान ज्योतिषाचार्य के.एन. राव की शिष्य हैं और राजनीतिक तथा वैश्विक घटनाओं पर इनके विश्लेषण को दुनिया भर में गंभीरता से सुना जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ कि क्या सचमुच 2025 से 32 तक का अतिचारी गुरुकाल मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक हो सकता है, और अगर हाँ तो हमें आने वाले वर्षों के लिए किस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और लाइक के बिना आपको जाना नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पॉडकास्ट देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन अच्छे पॉडकास्ट की सबसे पहले आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू। और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए मैम कि क्या वजह है कि कुछ ज्योतिष 2025 और 32 तक का ये जो पीरियड है इसे अतिचारी गुरु काल कह रहे हैं। क्या गुरु का अतिचारी होना सच में इतना ज़्यादा बड़ी घटना है कि पूरी दुनिया बदल जाएगी? देखिए ऐसा है, अतिचारी बृहस्पति यानी फास्ट फॉरवर्ड बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति नॉर्मली एक राशि में अप्रोक्सीमेटली 1 साल रहते हैं। अब आप अगर ये साल देखें, अब जैसे यही साल अगर आप 2025 का और 26 का अगर आप साल देखें तो साल में जेमिनाई, कैंसर, लियो तीनों राशियों की वेरिएशन आ गई। फिर फॉरवर्ड रेट्रोग्रेड मोशन आ रहा है। मतलब एक बार तो इस साल में अगर आप 26 को भी पकड़ें तो जेमिनाई में एंट्री, फिर कर्क में, और अब 1 नवंबर से सिंह में एंट्री हो जाएगी। तो ये एक ही साल में 3 राशियों के शेड्स, इसका मतलब फॉरवर्ड भी फास्ट मूवमेंट से, रेट्रोग्रेड भी, फिर फॉरवर्ड, फिर रेट्रोग्रेड। तो ये जो प्रोसेस है ये 7 साल का, 7 से 8 साल का प्रोसेस रहेगा 25 से 32 का, ठीक है। अब इसमें जैसे बृहस्पति जो हैं वो कारक हैं बैंक्स के, एक्सपेंशन के, विजडम के। अब आप ये जानिए कि जैसे धर्म ध्वजा लहराती है ना, तो ये फास्ट फॉरवर्ड मोशन में काल चक्र है। तो जैसे जस्टिस डिलीवर होता है ना, फास्ट, वो जो कोर्ट्स हैं क्या कहते हैं उन्हें, फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो ये फास्ट ट्रैक जस्टिस डिलीवर होगा बृहस्पति के अतिचारी होने से। तो ये फास्ट ट्रैक जस्टिस का पीरियड है। तो यानी कि, और इसमें एक और पॉइंट है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का ये समय है। ये समय जो 25 से 32 का है। बल्कि अगर हम इसे नक्षत्रों की भाषा में समझें तो शनि का जो आखिरी में कर्क में पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा ना, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र का प्रवेश। अब उत्तर भाद्रपद को समझें। उत्तर भाद्रपद जो है वो मीन राशि में आता है। अभी शनि मीन राशि में ही चल रहे हैं, अभी उत्तर भाद्रपद से बाहर आए हैं, फिर अभी वक्री होने वाले हैं 27 जुलाई को। तो उत्तर भाद्रपद यानी कि ये जो समय है अब 2026 का, यहाँ से लेकर जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में है, वो जो प्रवेश है वो आपको मिलेगा 2034 से 2036, वो पीरियड है। तो अगर आप ये पूरा देखें ना, इसमें अतिचारी तो बृहस्पति 32 तक ही है, ये पूरा पीरियड जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देगा। अगर अभी वेस्ट पावरफुल है तो आप देखेंगे आने वाले समय में ये पलड़ा जो है बिल्कुल पलट जाएगा। ये होगा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र के बीच में शनि का ये जो मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसे लार्जली देखें तो 26 से 34 का जो पीरियड है इसमें ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा जो पलट जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि जो आज पावरफुल है वो उस समय पावरफुल नहीं रहेगा, और जो आज कमजोर है वो तब पावरफुल रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अगर इंडिया की बात की जाए, आपने बताया इंडिया सुपर पावर बनेगा। अभी फिलहाल अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, और अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है वो सब जानते हैं। ईरान, इजराइल, गजा, सब जगह युद्ध हुआ है, सब जगह मौतें हो रही हैं, बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट्स चल रही हैं।
तो आपने कहा कि पलड़ा जो है वो पलट जाएगा, क्या होने वाला है? अगर अमेरिका और ईरान के युद्ध की बात करें, इजराइल या गजा के युद्ध की बात करें, तो कैसे यहाँ पे पलड़ा कैसे पलटेगा? देखिए, इजराइल का जो चार्ट है ना, ये कन्या लग्न का चार्ट है और इसमें राहु जो है वो अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित है। अब शनि का गोचर होने वाला है, 1 जून से शनि मेष में आ जाएंगे। तो ये मेष का जो गोचर है, अगर हम इजराइल के चार्ट की बात करें तो मेष में राहु, जन्मकालीन राहु पर शनि का गोचर हो जाएगा। तो 2027 जून से अगर आप कहें 7 साल का एक पीरियड आता है, इजराइल एक तरफ से लीड करेगा जिसमें इजराइल को यूएस सपोर्ट होगी और आने वाला समय क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज़्यादा लड़ाई देख रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है। तो आपको जून 2027 से ये जो एक 7 ईयर पीरियड आएगा, तो जून 2027 से आप इसे 34 तक देखें, 2034 तक, तो ये एक पीरियड आएगा जिसमें एक तरफ इजराइल यूएस सपोर्ट के साथ मुस्लिम कंट्रीज के साथ लड़ेगा और ये एक भयावह युद्ध होने वाला है। तो क्या इसी से वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 32 तक तो होना है वर्ल्ड वॉर। देखिए, इंडिया का, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लेके फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम इंडिया के चार्ट में देखें तो जून 2029 से जून 2032 का जो पीरियड है वो एक नेशनल वीकनेस का पीरियड है। तो अगर हम इसे थोड़ा और फाइनली समझें तो मैं कहूँगी जून 2030 से दिसंबर 31 का जो पीरियड है, इसमें रोहिणी नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो जाएगा, जिसे हम शकट भेद कहते हैं। इसमें इंडिया पर भी अटैक होगा इस पीरियड में। तो वॉर की स्थिति देखिए, एक है वॉर हो रही है, एक है इंडिया भी उसमें तो ये मंथ पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया में जब आपने बोला कि अटैक होगा इंडिया पर, कौन से मंथ में? रोहिणी का जो ये पूरा काल है, वैसे तो ये पूरा जो वृषभ राशि का काल है वो हम जून 29 से देखते हैं, मगर इसको स्पेसिफिकली देखें क्योंकि जून 29 से वृषभ राशि में प्रवेश करके शनि वक्री होकर वापस मेष राशि में आ जाते हैं। मगर अगर इसे हम क्लियरली देखें तो जून 2030 से जून 2032 ये 2 साल जो हैं ये वृषभ राशि का प्रवेश है। ठीक है, अब वृषभ राशि के अंदर 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट जो है वृषभ राशि के अंदर वो रोहिणी नक्षत्र है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है, अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर 2030 से ये पीरियड शुरू होगा और हम इसे 1 साल का आंक लेते हैं पूरा। इसमें भी रोहिणी में भी वो आगे जाके वक्री मार्गी होगा। तो इसलिए मैं अगर एक आंक लूँ तो मैं कहूँगी सितंबर अक्टूबर 2030 टू सितंबर अक्टूबर 2031 ये एक नेशनल वीकनेस का पीरियड होगा जिसमें भारत पर भी अटैक होगा। तो अटैक करने वाला देश कौन सा होगा? क्या वो आपके जो सारे इजराइल भारत को नहीं अटैक कर रहा है, हमें तो जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं वही लोग परेशान करेंगे। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, हमें परेशान करने वाली ये 3 है। अब ये 3 को जहां जहां से सपोर्ट मिलेगी, मगर भारत विक्टोरियस होगा, इस बात में कोई 2 राय नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो श्री औरोबिंदो बता गए। वैसे अगर हम चार्ट में देखें तो एक समय आ जाएगा कि पाकिस्तान नाम का देश ही नहीं रहेगा, इसकी बाउंड्रीज ही नहीं रहेंगी। सॉरी टू से दिस, मैं किसी की मातृभूमि है वो, किसी भी देश को, मगर मैं ये कहूँगी जापान में एक सेइंग है और मैं इस बात को बिलीव करती हूँ। उन्होंने कहा कि वी रेवर बुद्धा, ठीक है, बुद्ध को हम मानते हैं, मगर अगर बुद्ध भी हमारे विरुद्ध हो जाए, हमारी मातृभूमि के विरुद्ध हो जाए तो हम बुद्ध के विरुद्ध हो जाएंगे। अगर हमारा देव भी है, हमारा भगवान भी है, वो मातृभूमि के खिलाफ हो गया तो हम उसके खिलाफ हैं। मातृभूमि पूजनीय है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस भूमि का हम अन्न खाते हैं, हम ये नहीं कह सकते वो हम तो वहाँ वर्शिप करेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे। अन्न जहाँ का खा रहे हैं वहाँ के ऋणी हो गए आप। जिसने आपको स्थान दिया वहाँ के ऋणी हो गए आप। अगर आप उससे गद्दारी करेंगे तो इससे ऊंचा द्रोह, इस देशद्रोह का आपको पाप मिलेगा। आप कुछ भी कहते रहें, भूमि यहीं पर रह रहे हैं ना, यहीं का अनाज खा रहे हैं ना, यहीं की सुख सुविधाएं भोग रहे हैं ना, फिर आप कहें नहीं नहीं ये भूमि पे हम नहीं मानते, इसको ना मानिए। मगर जो कर्म का हिसाब है वो आपका ऋण ले लेगा इस पर। हम पाकिस्तान पर थे, मैंने कहा वो भी किसी की जन्मभूमि है, मगर जो देश मेरे देश के विरुद्ध जाएगा उसके लिए फिर मैं और क्या कह सकती हूँ। मगर यहाँ पर मैं एक ज्योतिषीय दृष्टि से बात कर रही हूँ और ज्योतिषीय दृष्टि से जिस प्रकार के ग्रह हैं
पाकिस्तान के, क्योंकि एक बार देखिए अगर बहुत टेक्निकली हम इसको समझें तो बांग्लादेश भी एक बार कटा है, पाकिस्तान का एक हिस्सा कटा है। अब पाकिस्तान का अगर चार्ट देखें तो चौथे और छठे भाव के ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और जो दशाएं आने वाली हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली है, नवंबर एंड 2026 में राहु केतु का जो अक्स है वो बदल कर पाकिस्तान के चौथे और दशम भाव पर आ जाएगा। जैसे ही ये आएगा तो कोई ना कोई हिस्सा कटने का योग फिर से बन जाएगा। पाकिस्तान को बार बार ऐसे योग हैं कि अलग अलग हिस्से टूट रहे हैं, बालोचिस्तान भी अलग होगा। ये अब इसमें ये तो चार्ट है उनका, अब हम इसमें क्या प्लस और क्या माइनस, अब जो दिख रहा है हम वो आपको बता रहे हैं। तो ये डाउनफॉल का समय शुरू हो चुका है। गुरु को ज्ञान, धर्म और विस्तार का ग्रह कहा जाता है, तो उसके तेज चलने का मतलब क्या दुनिया पूरी तेजी से चलने लगेगी? नहीं, मैं ये कहूँगी कि जस्टिस डिलीवर होगा फास्ट फॉरवर्ड मोशन में। दुनिया तेज नहीं चलेगी, जस्टिस फास्ट फॉरवर्ड डिलीवर होगा। जो गलतियां थी वो सुधारी जाएंगी, जो गलत कारनामे जिन देशों ने किए वो सुधारे जाएंगे। आप ये समझें कि सृष्टि एक कॉस्मिक, जो एक सृष्टि का जो बैलेंस बिगड़ गया था वो अपने बैलेंस में आएगी। अब बैलेंस में जब सृष्टि आती है तो कई बार बली जाती है। अब कोरोना काल में अगर आप देखें तो आपने देखा बहुत से लोग गए, पोल्यूशन कम हुआ, प्रकृति अपने बैलेंस में आई। छोटी छोटी जो चिड़ियां जो लुप्त हो चुकी थी वो भी आपको सुनाई देने लग गई। वो पौधे, वो पेड़, वो फूल जो पहाड़ों में कभी, वो जड़ी बूटियां, वो दोबारा से प्रकृति ने अपना बैलेंस रिटेन किया और वो दोबारा से उगने लगे। तो अगर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत हम प्रकृति का बहुत ज़्यादा नाश करते हैं तो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए फिर पॉपुलेशन का नाश करती है। मगर आने वाला समय आप ये जान लीजिए पॉपुलेशन कम होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना बैलेंस फिर से बनाएगी। ये एक प्रकार का खंड प्रलय है जो 2020 से शुरू हुआ। ये ऑलमोस्ट 30 से 35 साल का एक खंड है, 2020 से 50 का। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 32 में सब होके खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ उसका एक फेज होगा। जैसे आपने कहा कि जनसंख्या बैलेंस होगी, बहुत सारे लोग जाएंगे। अभी कोविड भी आया जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने लव वंस को खोया, मगर तो दुनिया फिर भी सुधरी नहीं, उसके बाद भी सही गलत। आप देखिए अभी भी क्राइम कितना बड़ा हुआ है, अभी भी क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम एक इंडिविजुअल लेवल पे, अब कंट्रीज भी एक दूसरे को, आप देखें यूएस तो मतलब बहुत समय से दादागिरी। अब ये दादागिरी सही नहीं ना कि आप हर एक कंट्री जो कर रहा है आप उसमें जाके कहें अब ये तुम्हारी गलती है और उस बंदे को आप सूली पे लटका दें। इराक के साथ यही किया यूएस ने। आप हर कंट्री को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का फर्ज बनता है ना, बिल्कुल, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हम तो न्यूक्लियर पावर रहे पर तुम नहीं हो सकते। ये आप बताइए, जो बात सही नहीं। अमेरिका ये बोल रहा है कि हम ईरान तुम्हें न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। जब आप खुद न्यूक्लियर पावर हैं तो आपको दूसरा उसको अपनी सपोर्ट या अपना प्रोटेक्शन का अलाउ होना चाहिए ना, अलाउंस होनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये कैसे कह सकते हैं हम तो न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं या हम न्यूक्लियर पावर है मगर तुम नहीं हो सकते। अब बताइए ये कैसे सही है? जस्टिस नहीं है, ये तो गलत है। अगर उस पर कोई वार करेगा तो फिर वो क्या करेगा? अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब 32 तक का पीरियड, 25 से 32 7 साल का ये था, 25 चला गया, 26 पे ऑलमोस्ट गया। अब 27 से 32 ये जो 5 साल है, इसके बाद अगर हम 32 के बाद की बात करें तो क्या हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे? सब कुछ बदल जाएगा जैसा आज है, बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश, इस तरह का कुछ? मैं ये नहीं कहूँगी कि हम नए युग में प्रवेश करेंगे, मगर जब जब खंड प्रलय होता है तो जो युग चल रहा होता है उसके इफेक्ट्स का रिवर्सल होता है। अब जैसे कलयुग के इफेक्ट्स का रिवर्सल आएगा। अब बहुत से लोग मैं देख रही हूँ आजकल बहुत जगह जाके कहते हैं कि सतयुग आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिर्फ 5200 कुछ साल गए हैं इस कलयुग के और ये 4,32,000 कुछ साल का है और महज 5200 और कुछ साल गए हैं। तो आप देखिए अभी कलयुग कितना लंबा है। बहुत। मैं बहुत बार ये गणना भी देती हूँ, मनवंतर क्या चल रहा है, फिर ये इस मनवंतर में ये क्या कलयुग है, तो ये बड़ी लंबी चौड़ी गणना है। अभी वो बहुत ज़्यादा फिर टॉपिक से चला जाएगा, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मगर मैं ये कहूँ कि ये 32 में ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि 50 तक चलेगा ये खंड। इसके बीच में अनेक बार ऐसे फेजेस आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज पकड़ेंगी। अगर हम स्पेसिफिकली 27 और 32 के बीच का पीरियड देखें तो आप देखेंगे जैसे ये राहु केतु ये अक्स पकड़ेंगे
कर्क और मकर का। ये अक्स लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2026 में पकड़ा जाएगा। तो नवंबर एंड 2026 से मई 2028 तक राहु केतु इस अक्स में रहेंगे, कर्क और मकर के अक्स में। 27 में 28 तक चलेगा। तो 27 का तो पूरा साल राहु केतु मकर और कर्क के अक्स में है। ये जो अक्स है आप देखें, इसमें यूएस में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। ये जब जब ये राहु केतु का गोचर कर्क और कैप्रिकॉर्न का होता है तो रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। अब अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो 2026 के अंत में राहु केतु इस अक्स में आ रहे हैं 2028 में तक। अगर हम पहले देखें राहु केतु कर्क और मकर के अक्स में या कैंसर और कैप्रिकॉर्न के इस एक्सिस में कब आए थे, तो 2008 में आए थे। 2008 आप जानते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय था और यूएस में वो जो एक बड़ा हाउसिंग का वो जो एक बबल था वो बर्स्ट हो गया और उसके बाद डिप्रेशन आया। ठीक है। और अगर आप 2008 से पहले देखें तो ये 1990 का पीरियड है। आप तब भी जानते हैं बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हुई इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन हुई, बहुत सारी चीजें, मतलब सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, रिकैलिब्रेशन, रीवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। तो ये वो समय है, फिर से वो समय आ रहा है। राहु केतु ये जरूर कराएगा कि ये एक, जिसे कहते हैं जो ग्रोथ होती है, जो एक जनरल ग्रोथ है, एक ग्राफ चल रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ का, वो सडनली बहुत ज़्यादा इरेटिक हो जाता है। बहुत इरेटिक होगा ये पीरियड फाइनेंशियली। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि अपने पैसे बचाएं। उस तरीके से आप हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे जैसे आप पहले कर रहे थे, क्योंकि राहु केतु का ये अक्स बदला नहीं और मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं। अनेकानेक कंट्रीज जो हैं वो इसकी चपत में आएंगी और आपको ये ज़्यादा महसूस होगा। ये शुरू हो रहा है लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2026 से, मगर उतना महसूस नहीं होगा, ज़्यादा महसूस होगा 1 जून 2027 से। तो अगर हम इसे छोटा करें तो 1 जून 2027 से मई 2028 ये जो पीरियड है, इसमें शनि मेष में आ चुके होंगे, राहु जो है कर्क और मकर की धुरी को पकड़े हुए हैं और मेष राशि से दशम दृष्टि से राहु जो है वो मकर को देखेंगे। जहां मेष में बैठा शनि जो है दशम दृष्टि से मकर को देखेगा। मकर में राहु का गोचर होगा। फाइनेंशियल स्लो डाउन का पीरियड है ये। और गुरु 1 जून 2027 टू मई 2028 फाइनेंशियल स्लो डाउन का पीरियड है, मगर इसमें ज्यादा हिट होगा यूरोपियन और यूएस मार्केट्स। हमें थोड़ी सी तकलीफ आएगी, क्योंकि आएगी। आप देखिए भारत की कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मेष में शनि का गोचर हो गया 10th लॉर्ड इन द 12th, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मगर उतना जो भयावह सिचुएशन आपको फॉरेन कंट्रीज में दिखेगी, स्पेशली यूएस, यूके, यूरोप, वहाँ जो इकोनॉमी तकलीफ पाने वाली है। अब आप यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन है वो भी राहु केतु कैंसर कैप्रिकॉर्न 1990 और 2008 में रशिया को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अब मैं रशिया की ही क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि रशिया का चार्ट तो हम 1990 का लेते हैं जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, मगर जब फाउंडेशन चार्ट लेते हैं आप यूएसएसआर का जो कि 1917 का है, तो उसमें कर्क कैंसर, कर्क जो है कर्क लग्न है, तो राहु केतु का इस एक्सिस पे आना रशिया के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। तो आप जानते हैं पोलराइजेशन जो है उसमें एक तरफ यूएस, इजराइल, जापान, जर्मनी, यूके ये एक साइड हैं और दूसरी तरफ और सऊदी अरेबिया भी इसी साइड है, और इस तरफ आपके पास ईरान, चाइना, रशिया, ये सब लोग हैं। तो रशिया एक ट्रबल्ड पीरियड देखने वाला है एंड सो इज़ चाइना। ये जो कर्क मकर की धुरी का राहु केतु का ये एक्सिस है, ये चाइना के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होने वाला है। 2008 को देखिए आप, 4 ट्रिलियन युआन की स्कीम इंजेक्ट की गई थी, इतनी इकोनॉमी गिर गई थी। 2008 का बहुत बड़ा फॉल था, 2008 एंड 9, क्योंकि वो राहु केतु का पिछला गोचर कर्क और कैंसर पे, कर्क और कैप्रिकॉर्न पे, समझ गए आप जी। तो आपने भी चाइना की बात की, करेंसी की बात की वहाँ की, तो अब अगर हम भारत की बात करें, अभी जो युद्ध हो रहा है, लोग ये भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसमें हमारा ही रुपया क्यों डाउन हो रहा है, क्यों हम घाटे में जा रहे हैं, डॉलर क्यों नहीं गिर रहा है, या किसी और देश की जो करेंसी है वो क्यों नहीं गिर रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न? देखिए मैं ये कहूँगी कि यूएस को आप अब ये नवंबर 2026
लास्ट वीक नवंबर, तो आप दिसंबर मान के चल लें, दिसंबर 2026 और ज़्यादा जून 2027 से आप देखेंगे डॉलर जो है वो गिरने लगेगा। हमारा पैसा मजबूत होगा। मैं ये कहूँगी कि अभी तो मजबूत होगा, मगर इंडिया के लिए भी एक वीक समय जून 2029 से जून 2032 है, और ज़्यादा जून 30 से जून 32 है, और उसी के बीच में भी मैंने आपसे अक्टूबर 30 टू अक्टूबर 31 की बात की। अभी इस साल के लास्ट अगर मंथ की बात करें तो 2 जून को गुरु कर्क राशि में गए हैं। हाँ। अब 31 को गुरु सिंह राशि में जाएंगे, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को जाएंगे, और 2 महीने, अगर 2 महीने की बात करें, लास्ट 2 मंथ नवंबर और दिसंबर की, तो कैसे रहने वाले हैं? देखिए, इसमें ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो साल के तो यही 2 महीने, मगर वैसे 3 महीने के लिए अभी सिम में आने वाले हैं। जैसे कि 1 नवंबर 2026 से 25 जनवरी 2027, उसके बाद वापस से कर्क में आ जाएंगे। उसके बाद वापस कर्क में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर से सिम में प्रवेश करेंगे 25 जून 2027। ठीक है, मगर अभी हम पहले इन 3 महीनों की बात करते हैं, जो कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। अब 1 नवंबर 2026 से 25 जनवरी 2027, ये 3 महीने बृहस्पति सिंह राशि में। भारत की कुंडली देखें आप, वृषभ लग्न की भारत की कुंडली में बृहस्पति 4थे भाव में आ जाएंगे। अब बृहस्पति वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश है, अष्टमेश 4थे भाव में आ जाएंगे। ठीक है, और 4थे भाव में आ जाएंगे, सिर्फ बात इतनी नहीं है, मंगल एक ऐसा समय आता है जब 4-5 महीने एक राशि में वक्री मार्गी होते हैं। इस बार 10 नवंबर 2026 से मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और 10 नवंबर से 10 मार्च 2027, 10 नवंबर 26 से 10 मार्च 2027 सिंह राशि में वक्री मार्गी। ये यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ बृहस्पति की नहीं आएगी, यहाँ पर ये मंगल की भी प्रॉब्लम आएगी, और ये सिंह राशि की ऐसे प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि मंगल जो है भारत की कुंडली के लिए 64वें नवांश का स्वामी है, और बृहस्पति जो है वो 22nd रेशकोना का लॉर्ड है। इन दोनों का ये जो भारत के सिंहासन पे ये जो वक्री मार्गी होने का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैं इंडिया की बात कर रही हूँ अभी, जिसमें बृहस्पति अष्टमेश भी है। आप देखेंगे रूलिंग गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आएगी, रूलिंग गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं नहीं कंप्लीट करने वाले हैं, ये उसके बाद हो सकता है एज की वजह से, क्योंकि ऐसा माना जाता है बीजेपी में 75 के बाद। वो अलग बात है, मैंने कहा कि अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। क्या होगा, मतलब क्या देख रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई, मैं कह रही हूँ विलिंगली, जैसे हम रिले रेस में बेटन आगे किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं ना, रिले रेस में बेटन आगे चला जाता है, तो बेटन आगे चला जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलरली होगा जिससे ऐसा आपको दिख जाएगा अगले साल। बेसिकली ये पीरियड जो है ये अक्टूबर 26 से ये प्रॉब्लम पिक करने वाली है। 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 ये जो पीरियड है ना, ये इसमें ऐसे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन इसी में या काम इसी में ऐसा रूलिंग गवर्नमेंट डिसाइड करे, मगर इसमें कुछ डिसाइसिव होगा जिसके कारण ये डिसीजन फिर अगले साल तक आपके पास आ जाएगा। अभी जैसे हमने कहा कि 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में गए, और 31 को अक्टूबर 2026 में बृहस्पति जब कर्क से निकलेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब सीधा सिंह में बैठे केतु से उनके साथ तो उनकी युति होगी। तो इस युति का क्या असर आने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, ये जो युति है ये सिर्फ 26-27 दिन की युति है, क्योंकि 26-27 नवंबर, और मैं यहाँ पे ट्रू राहु को ले रही हूँ। अगर जो लोग मीन राहु को लेते हैं वो पहले ही निकाल देंगे राहु केतु को उस एक्सिस से, मगर हम ट्रू राहु लेते हैं। ट्रू राहु 26-27 नवंबर 2026 को निकल जाएंगे, सिंह और कुंभ की धुरी से निकल जाएंगे, और बृहस्पति जो है वो 31 अक्टूबर को। तो ये जो कंजंक्शन है बृहस्पति और केतु का, ये सिर्फ 26-27 दिन के लिए है सिंह में, सिर्फ 26-27 दिन के लिए। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मगर इसमें आपको, क्योंकि ये 3 बातें और साथ में आ रही हैं, मैंने आपको कहा कि बृहस्पति अष्टमेश है और
भारत के चतुर्थ भाव में, तो ये जो सिंहासन के हिलने का समय है, यहाँ से ये शुरुआत हो जाएगी। मगर ये जो कंजंक्शन है ये तो सिर्फ 26-27 दिन का है। उसके बाद बृहस्पति की केतु से कंजंक्शन बनेगी जब बृहस्पति सिंह से वापस मुड़ेंगे कर्क की तरफ। कब मुड़ेंगे? 25 जनवरी 2027 को वापस मुड़ेंगे कर्क की तरफ, और केतु उस टाइम ऑलरेडी कर्क में होगा। तो वो जो 25 जनवरी 2027 से 25 जून 2027 का पीरियड है, वो बृहस्पति और केतु का कंजंक्शन कर्क राशि में है उस समय। अब बृहस्पति केतु का कंजंक्शन लास्ट टाइम देखें आप कब हुआ था? कब? 6 से 7 साल लगते हैं बृहस्पति केतु के कंजंक्शन में, ठीक है। 2020 में भी बृहस्पति केतु का कंजंक्शन धनु राशि में हुआ था, जीव राशि में, और आपने देखा बीमारी फैली, ठीक है। और उससे पहले अगर हम थोड़ा सा और जाएं तो 2012 में ये कंजंक्शन वृषभ राशि में हुआ। मगर वृषभ राशि भारत की लग्न की कुंडली है, तो उस समय बहुत ज़्यादा मॉनसून में बहुत प्रॉब्लम आई, ड्रॉट की स्थिति एक बनी, और 12-13 का वो जो पीरियड था उसके बाद गवर्नमेंट जो थी, जो रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस का इतना बड़ा जो लंबा काल था, लार्जली आपने देखा 14 में वो एंड हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पर कि बीजेपी पावर में अभी भी रहने वाली है और 2029 में भी इलेक्शंस जीतने वाली है। तो मैं यहाँ पर वो वाला पॉइंट नहीं ले रही हूँ बृहस्पति के कर्क का। बृहस्पति का जो कर्क में ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कर्क में बृहस्पति 2013 जुलाई से 2014 जुलाई का पीरियड था कर्क का। आपने देखा कि रूलिंग गवर्नमेंट उस टाइम जो थी इतने काल का जो पावर में थी वो निकल गए 2014 से और बीजेपी पावर में आ गई, ठीक है। अब और उससे थोड़ी सी देर पहले केतु के साथ बृहस्पति की युति बनी थी कर्क राशि में, ठीक है। और फिर अब धनु में बनी 2020 में, और अब 2026 में सिंह में बन रही है, 26-27 दिन के लिए बन रही है मगर, और ज़्यादा महीनों के लिए बनेगी कर्क अगले साल का फर्स्ट हाफ, मैंने आपको बताया जाए। तो ये जो पीरियड है इसमें मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा सिंहासन डामाडोल होने का पीरियड है, और इसमें आपको राहु केतु का ये जो कैंसर और ये जो कैप्रिकॉर्न की धुरी है ना, ये थोड़ा कम्युनल टेंशन दिखाएगी। ये सिंपल है, दिख रहा है इस चार्ट में, बहुत क्लियरली दिखता है। मगर ये कम्युनल टेंशन का अगर हम पीरियड देखें तो हम कहेंगे नवंबर 26 से मई 28 का पीरियड कम्युनल टेंशन का पीरियड है। इसको स्पेसिफिकली देखें तो जून 2027 से मई 2028 प्रॉब्लम है। इसमें कुछ ऐसे लॉज भी आएंगे जिसके कारण कोई कम्युनिटी बहुत परेशान होगी या कहेगी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कुछ स्टेट्स ने उसे कर लिया, ज़्यादा स्टेट्स करने लगेंगी तो क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो चीज़ें हैं ये हम जा रहे हैं उस तरफ। उसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं ऐसे सिचुएशन हो गई, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं उस सेंस में भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो एस्ट्रोलॉजी और अपना आप एक्सपीरियंस मिला के बताइए कि किस तरह की सिचुएशन देश में बन सकती है। भारत ज्ञान का सोर्स है, ठीक है, एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है ना। अब जो देश भारत से कट के बने और वो कहें कि हम अपनी माँ से भी ज़्यादा बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा या तो बेवकूफ़ी है या जाने किस प्रकार से बुद्धि घूमी हुई है ना। अब अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं? भारत ज्ञान का सोर्स है, ठीक है। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इतनी परेशानी होगी बाहर की कंट्रीज़ में कि लोग भारत की तरफ मुड़ेंगे और कहेंगे वो, क्योंकि जितना ये जो तरीका है जीने का, ये जो हीडोनिस्टिक तरीका है, ये जो बहुत मटीरियलिस्टिक तरीका है, आप इतना इससे उकता जाएंगे। आप देखेंगे हमने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी, सब पानी हो जाएगा, सब डूबेगा, तो आप फिर उस ज्ञान के सोर्स की तरफ मुड़ेंगे, उस ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए द वर्ल्ड विल कम टू इंडिया। तो चाहे ये वन नेशन हो जाए या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, जो अर्स्टवाइल सनातन है वो उठने का समय आ चुका है। वो एक बहुत पुराना कल्चर, मैं ये कहूँ एक पुराना कल्चर और एक प्रवाह, नॉलेज का एक पुराना प्रवाह जो अनादि है, वो उठने का समय है। अब जो उसके खिलाफ जाएगा वो खुद ही जान जाएगा कि इसको समझना पड़ेगा।
क्योंकि इतना ज्यादा भयावह स्थिति दिखती है। तो ये तो छोटी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जो भी हो जाए फिर भी ये नेशन राइज करने वाला है। कुछ भी हो ये नेशन तो राइज करेगा। परेशानी का एक वो 2932 का कर्व देखने के बाद भी, शकट भेदन होने के बाद भी, मैंने आपको कहा कि जब शनि पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेगा, कर्क राशि का जब शनि होगा, तो पावर स्टैकिंग ही बदल जाएगी। तो इसलिए ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद भी हार्मनी तो रहेगी ना इस देश में, तभी लोग मुड़ेंगे इस तरफ। ये आपने बताया, अब जो 5 साल का ये पीरियड है, इतनी सारी आपने चीज़ें बताई, इतिहास को बदलने वाली ही एक तरह से ये चीज़ है। बिल्कुल। स्पिरिचुअल पावर भारत बन के उभरेगा। आपने गवर्नमेंट के बारे में बोला चेंज हो सकती है, या प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि कुछ पीरियड अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो और क्या क्या घटनाएं होंगी इन 5 सालों में जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगी? देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत दिखती हैं, ठीक है, और मतलब जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं कि अब हम यूएस में घर खरीद लें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लें, मैं उनको मना करती हूँ। मैं कहती हूँ अब इधर आ जाओ, इंडिया में रहो, एशिया की तरफ आ जाओ, दुबई तक आ जाओ, मिडिल ईस्ट भी देखा जा सकता है अभी, मगर मिडिल ईस्ट भी आगे जाके एक बहुत ही डिफिकल्ट समय देखेगा, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन है ये वर्ल्ड ओवर कंट्रीज को लड़ाएगा। यूरोप ने चाहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो एशियन सॉइल पे हो। आने वाले समय में ये जो कैलाश यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जिसका एक हिस्सा चीन के पास है, तो हम गवर्नमेंट्स का एक वो सिस्टम है जिसमें हमें वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ भी एक बैलेंस बना के उस यात्रा को हम करते हैं। आप जानेंगे कि आने वाले समय में कैलाश यात्रा जो है वो पूर्णतया आपके ही कंट्री में आ जाएगी, यानी कि वो हिस्सा जो अभी चाइना की तरफ है वो इधर आ जाएगा। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि राहु केतु का ये जो अक्स है ये इकोनॉमिक डाउनफॉल का पॉइंट बनेगा चाइना का। यहाँ पर ये दोनों बातें कहीं जाके लिंक कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इकोनॉमिक डाउनफॉल से वो एकदम से आ जाएगा इसी पीरियड में, नहीं, मगर ये आने वाला समय, ये जो नक्षत्र मैंने आपको बताया पुष्य नक्षत्र तक, उसमें आप देखेंगे ये भी एक इसकी तरफ एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी तरफ एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये एक बात आप जानें। यूके में जो रॉयल फैमिली है वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर अभी कमज़ोर है, मैं ये बात 2020 से बोलती हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर होती जाएगी, और इकोनॉमी यूके की डाउनफॉल, वो कहते हैं ना 2 स्टेप्स डाउन, अनदर 2 स्टेप्स डाउन, अनदर 2 स्टेप्स डाउन, क्योंकि जब तक यूके अपनी शक्ति को ग्रूमिंग गैंग से नहीं बचाएगा, आपके देश की शक्ति यानी कि आपकी स्त्री, अगर उसका निरादर होगा, उसकी शक्ति का गलत उपयोग होगा, उसका उत्पीड़न होगा, आपके देश में अगर स्त्री का ऐसा तिरस्कार होने लगे, है ना, उसे लोग किडनैप करने लगे, और तो आप देखेंगे आप शक्ति विहीन हो जाएगा वो देश। और ऐसा होने वाला है। मानेंगे नहीं वो, उनको समझ नहीं आएगी, वो ऐसे लॉज बनाते रहेंगे कि वो अपनी ही शक्ति को या अपने देश की स्त्री को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाएंगे। अच्छा, एक वजह इसकी ये भी हो सकती है, अभी हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अमेरिका में और इजराइल में भी, बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बिना कपड़ों के प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं। बहुत सारी रील्स में देखा होगा, न्यूज़ भी आती रहती हैं। तो ये भी एक तरह का अपमान ही तो है। ये एक प्रकार का अपमान है, मगर इसका एक और पॉइंट है। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर देश की स्त्री को सुरक्षा ना करें, और वो हम कहें कि वो अपनी मर्जी से अगर निर्वस्त्र हो जाए, तो इन दोनों बातों को हम एक पहली बात तो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे। सेम प्लेटफॉर्म पे कैसे देख सकते हैं आप बताइए? किसी को किडनैप करके उसे 6 महीने बंदी बनाना, फिर उसको अब्यूज़ करना, वो इस बात से कैसे सिमिलर हो गया? पहली बात तो ये दोनों अलग बातें हैं। यहाँ पर स्त्री को सुरक्षा देनी है, वहाँ पर उसे संस्कार देना है वो भी गलत है। आप देखेंगे जहाँ पर जो मेल प्रिंसिपल है वो वीक होता है, वहाँ पर ऐसी फूलिशनेस करती है स्त्री। ये से मैं फूलिशनेस बोलूँगी, इसे आप इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते। बिल्कुल, क्योंकि जो शक्ति है आप जानते हैं, लड़ाई जो है वो कहते हैं ना स्त्री के पीछे, जमीन के पीछे, है ना। अब जो
ट्रेजरी है, अब या जो तिजोरी है उसे आप अगर आप कहें कि हम वहाँ खोल के रख देते हैं तो उसे तो लोग लूट के ही जाएंगे। बिल्कुल। अगर ये बात ना समझ में आई, जहाँ जहाँ मेल प्रिंसिपल, जैसे हम कहते हैं ना पेट्रियार्की को हम गलत कहते हैं, पेट्रियार्की अगर गलत हो जाएगी तो उस स्त्री को बचाने के लिए कहाँ से आएंगे लोग? पेट्रियार्की गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उस स्त्री के सम्मान की सुरक्षा के लिए भी पुरुष को खड़े होना होगा। जहां आप पुरुष का अस्तित्व ही मिटा देंगे वहां फिर वो मूल चक्र पे जो शक्ति है वो थोड़ा, इसलिए अब ऐसा समय है कि विमेन, मैं ये कहूँगी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रही हैं, मीडिया में सीनियर पोजीशंस पे हैं, कॉर्पोरेट में बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, मगर स्त्री को जब ये पावर आती है तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये अच्छा समय है, आप इसे बहा नहीं सकते, फिर वैसा ही हो जाएगा, अब बंदी हो जाएंगे फिर से। तो ये एक पॉइंट था, पर मैंने कहा कि वहाँ उस स्त्री को संस्कार की जरूरत है, और ये उन्हीं कंट्रीज में या उन्हीं कम्युनिटीज में होगा जहाँ मेल प्रिंसिपल कमजोर हो गया। अब आप फ्रांस में देखें, इसमें अब क्या मैं सही गलत बोलूं, मगर ये भी गलत है। फेमिनिज्म ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप उसे संस्कार की जरूरत है। एक चीज और भी है, महिलाएं मगर अब्यूज को इस बात से एक लाइन पर नहीं लिया जा सकता। एक चीज और भी, आपने ये बात बोली कि अगर हम किसी औरत के आंसू आपने बहाए और आप कहें हम उसको मार के सही करेंगे, और अगर उसने कुछ ऐसा पहन लिया अपनी मर्जी से, ये दोनों बातें एक नज़र से नहीं देखी जा सकती। स्त्री लक्ष्मी है, और स्त्री ही काली है, और स्त्री ही सरस्वती है। आप जहां उसके बाल खींचेंगे, उसको रुलाएंगे, उसको तंग करेंगे, उसको अब्यूज करेंगे, आप देखेंगे अगर ऐसा होने लग गया और देश सुरक्षा ना दे सके अपनी स्त्री को, अपनी बच्ची को, तो उस जगह की शक्ति, ये तो राक्षसी तत्व है जो अगर स्त्री इनसिक्योर अनसेफ हो जाए उस राज्य में, देखिए आप क्राइम को हर बार नहीं रोक सकते, कोशिश तो कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर लाने की, और जो भी उस लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाता है आप उसके अगेंस्ट लड़ें। क्यों? क्योंकि आपका राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करने का दायित्व है। बिल्कुल। तो आप इसे ये नहीं कि ये सेम नहीं हो सकता है ना, किसी भी बच्ची को नहीं रोना चाहिए। हम कहते हैं आप किसी का भी मन ऐसे दुखे, और एज अ कंट्री अगर आप मतलब यूके, आई डोंट हैव एनी लव लॉस्ट फॉर देम, उन्होंने एज अ कंट्री दे हैव ट्रबल्ड अस, हमारा बहुत लिया है 45 ट्रिलियन गया है हमारा वहाँ पर, सोने की चिड़िया को गरीब कर गए। तो फिर अब मैं ये कहूँगी कर्म तो भोगना पड़ेगा, और भोग भी रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा आई डोंट विश इट फॉर एनी वुमन और एनी कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी की स्त्री क्यों परेशान हो, जहाँ हो रही है वो गलत है, नहीं करना चाहिए। और महिलाएं जितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, मुझे ऐसा लगता है एक मेल की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कोई जितना भी इंडिपेंडेंट हो, लास्ट में वो जो एक होता है ना कि कोई आपका लव वन है, वहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो आपने पैट्रियार्की की बात की, तो उससे मैंने ये चीज़ बोली। हाँ, मैं ये कहूँगी, देखिए अगर राज्य पर पुराने ज़माने की बात करती हूँ, राज्य पर आक्रमण हो जाए, जाना पड़ेगा ना। अब भगवान ने बायोलॉजिकली पुरुष को लड़ने के लिए उसको फिजिकलिटी दी है कि वो लड़ सकता है। अब आप इस बात पे अब क्या बहस करनी, लोग करते हैं, और मैं कहती हूँ इस बात पे क्या बहस करनी। अब उसको लड़ना है और स्त्री को सुरक्षित करना है। आपको किसी राज्य को हराना हो या किसी व्यक्ति को हराना हो, आप उसकी शक्ति खींच लें, वो कमज़ोर पड़ जाए, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ये सुरक्षा भी दें आप अपने राज्य की स्त्री को, और सम्मान दें उसे, मैं ये कहूँगी। मगर अब बायोलॉजिकली अ मैन इज मेंट टू फाइट। अब इसमें अब ठीक है, ऐसा इसमें ये तो कॉस्मिक सिस्टम है ऐसा, इसको हम क्या, इसमें हमें क्या लड़ना चाहिए, तो एक्सेप्ट करने वाली बात है। देखिए हमने यहाँ पर पेट्रियार्की की बात की, और मैंने कहा हम इस बात के अगेंस्ट ही जा सकते कि ओह वाई इज़ द मैन मोर पावरफुल, वो एक स्त्री को बचा क्यों रहा है। अगर हम इसके अगेंस्ट चले जाएंगे, मेल प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही चले गए, तो वो जो प्रोटेक्शन है स्त्री की, उसको फिर हम वो दुर्ग का द्वार खोल देंगे। ठीक है, ये पेट्रियार्की का एक पॉइंट हुआ। बट एट द सेम टाइम आई वुड से, जैसे हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, हम कहते हैं द कॉस्मिक फेमिनिन एंड द कॉस्मिक मेल प्रिंसिपल, है ना, शिव शक्ति की बात करते हैं। अगर इनमें सामंजस्य नहीं होगा तो ये जो आप अनाज खाते हैं, ये जो प्रकृति आपको दे रही है, ये जो हवा पानी है आपका, ये फेमिनिन प्रिंसिपल है ना। तो पोषण नहीं मिलेगा अगर
फेमिनिन प्रिंसिपल पावरफुल नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगी कि इसमें बैलेंस चाहिए, शिव शक्ति का बैलेंस, ये सामंजस्य ही जिसे हम कहेंगे एक नर्चरिंग जिंदगी को, एक नर्चर, क्योंकि जो हम अन्न भी तो खा रहे हैं, ये भी तो फेमिनिन प्रिंसिपल का जो सिस्टम है वहीं से। आई रिपीट, जाने दो रिपीटिंग। देखिए, हमने पेट्रियार्की की बात की, हमने कहा कि व्हाई इज पेट्रियार्की बीइंग क्वेश्चन, क्योंकि अगर मेल प्रिंसिपल कमज़ोर होगा तो सुरक्षा कैसे, कौन सुरक्षित रखेगा स्त्री को। बट अगर हम इसे कॉस्मिकली समझें, शिव शक्ति के तत्व को समझें, मेल और फीमेल प्रिंसिपल का, द कॉस्मिक प्रिंसिपल, उसका बैलेंस है, यही तो शिव और शक्ति का बैलेंस है। क्योंकि अगर मेल प्रिंसिपल पावरफुल है, फीमेल बिल्कुल ही, तो आप देखेंगे पोल्यूशन बढ़ेगा, प्रकृति में उथल पुथल होगी। और ये जो हम अनाज खा रहे हैं, जो स्वयं अन्नपूर्णा है हम कहते हैं, ये भी तो प्रकृति के इम्बैलेंस से ये अनाज दूषित होगा, तो बचेगा कैसे इंसान। और ये जो तत्वों में ये जो इम्बैलेंस आता है, जिसके कारण नेचुरल कैलेमिटी आती है, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामीज, आप प्रकृति को तंग करेंगे, इम्बैलेंस होगा इसके तत्वों में, तो फिर बली जाती है ना। तो मैं ये कहूँगी द बैलेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल प्रिंसिपल। अभी आपने प्रधानमंत्री की पहले बात की, इससे पहले हम एकदम अब टेक्निकल पॉइंट पे आ रहे हैं। बताइए। आपने ये बोला कि वो अपना कार्यकाल बीच में हो सकता है छोड़ दें, तो अगर वो छोड़ते हैं तो क्या हम ये देख रहे हैं कि कोई किसी और को अपनी पोजीशन देके वो राष्ट्रपति का पद संभालें, ऐसा कुछ? तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो खुद ही, मुझे लगता है कि वो हाइट ऑफ अपने करियर से इसको त्याग कर देंगे, ऐसा मैं कहूँगी। ऐसे न्यूज़ आ सकती है कोविड के टाइम में। और नहीं, देखिए, अभी ये जो अलायंस है ना, इंडिया अलायंस, ये भी अभी कुछ खुराफात कर सकती है, जितनी भी ये बची खुची इंडिया अलायंस है। मैंने ये किसी और भी चैनल पे बोला, मैंने कहा कि बीजेपी बंगाल जीत गई, मगर वो क्या है ना कि बहुत से क्रियाएं करी गई है ना, अब टीएमसी ने की, तो कई बार क्या होता है कि वो विक्ट्री आ गई, मगर अब वो विक्ट्री अपना हिसाब मांगेगी। मैंने तुम्हें दिया, तुम मुझे दो। अब वो कैसे भी, वो कैसे होता है वो, अब वो विक्ट्री आ गई है मगर वो अपना हिसाब मांगेगी। वो काल चक्र इस प्रकार से घूम रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा इंडिया को, हमारी आप देखें जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही हैं। जैसे सबके यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमारा सिस्टम बिल्कुल काफ़ी अच्छे से सेट है। मैं ये कहूँगी, एज अ पेट्रियट, एज अ नेशनलिस्ट, आई अप्रिशिएट द वर्क दैट ही हैज़ डन। बट अब जैसा दिख रहा है चार्ट्स में, देखिए, हमें तो टेक्निकली जैसा दिखता है हमें तो वैसा बताना होता है, इसमें हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज जा रही हैं, ऐसा हम चाह नहीं रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये तो हम बता रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है। तो अब यही है। अत्याचारी गुरु को विस्तार और बदलाव का कारक माना जाता है, और एक बदलाव भारत की इकोनॉमी में भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आई, आपने देखा कि प्लास्टिक की नोट की बात हो रही है। हालांकि बात बहुत पहले से चल रही है, 2007 से करीब, लेकिन हो नहीं पाया। अब ये चीज़ कही जा रही है, ख़बरों में आया कि ऐसा हो सकता है, प्लास्टिक की नोट आ सकती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो गुरु का पीरियड चल रहा है, कर्क में है, तो इससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो आर्थिक चीज़ें होने वाली है नोट को लेकर, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम आपने देखा किस तरह की चीज़ें हुई। अब प्लास्टिक की नोट जब आएगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, लोगों को थोड़ी सी एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, तो कुछ दिक्कतें आती हुई नजर आ रही हैं। मैं ये कहूँगी कि एकदम अभी तो नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी इतनी परेशानियाँ आने वाली हैं कि उसके बीच में एक ये भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो समय और था। अभी अगली इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ ऐसा डीमोनेटाइजेशन टाइप नहीं आ रहा कि ये नोट बंद हो गया वो चल जाएगा, ऐसा नहीं आ रहा। मगर अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम तो आ रही है ना, आप ये देखें, क्योंकि शनि मेष राशि में जून 2027 से जून 2029, ये जो 2 साल हैं, हम ये कहेंगे बहुत ब्रिलियंट है अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा नहीं है। नोट की बात कर रहे हैं हम, तो हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि नोट पर गांधी जी की फ़ोटो को लेकर बहुत विवाद होते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको,
एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, ऐसा हो सकता है कि गांधी जी को हटाकर किसी और की वहाँ पे फोटो प्रिंट कर लग दी जाए? सकता है। तो किसकी क्योंकि होगी? आप देखेंगे, ये मैं नहीं बता सकती अभी, मगर ये इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि आने वाला समय भारत को एक हिंदू राष्ट्र देखेगा, ये ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा तो किसी देवी देवता की मैंने ये नहीं कहा देवी देवता की, तो मैं आप देखिए समझ रही और हूँ। फॉरेन कंट्रीज में भी गणपति लगे हुए हैं बहुतों के करेंसी। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ये इस पे मैंने को बहुत ज़्यादा ये ना बोलूँ, मैं ये रहने दो लाइन। मुझे ऐसा लगता है कि हटाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज़ की बात की कि वहाँ पे भी गणपति के लगे हुए हैं, तो नोट पर किसी भगवान की फ़ोटो को प्रिंट करना या फिर दीवारों पर आजकल हम देखते हैं कि भगवानों को प्रिंट किया जाता है सजावट के नाम कि पर। इस देश में और लोग भी रहते हैं जो कहें कि भाई हमारा तो सिस्टम ये हम नहीं फॉलो करते, तो इसलिए इट माइट नॉट वर्क वेल फॉर देम, ऐसा हो सकता है ना। ये तो तब होता है जब एक मेजॉरिटी काम कर रही है। अब इसमें मैं ये कहूँ कि आप किसी देवी देवता को लगाएं ना लगाएं, मैं कहूँ आप थोड़ा न्यूट्रल रहें, ऐसा मैं कहूँ कि आगे इसमें क्या कहा जा सकता है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये तो चलिए एक सेक्युलर बात हो गई लेकिन अगर हम धर्म के हिसाब से भी देखें, एक प्रॉपर जैसे जब राम मंदिर बना तो वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रॉपर चीज़ें होती हैं सनातन धर्म में, तो जब हम अपने घर में भी देवी देवताओं को लाते हैं तो उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वो भी बहुत कायदे से की जाती है, उनको रखने की एक पोजीशन होती है, सब कुछ हम देखते हैं। अगर गलत पोजीशन में मंदिर बना है तो लोग ये कहते हैं आपका डायरेक्शन गलत है, वास्तु के हिसाब से ठीक कर लीजिए। तो अब इंडिया ज़्यादातर यहाँ पर 80% हिंदू रहते हैं, तो अगर इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि वॉल्स पर या कहीं पर भी भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है और लोग वहाँ पर कुछ ऐसा काम भी करें जो नहीं करना चाहिए, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, तो क्या ये धर्म के हिसाब से भी और शास्त्रों के हिसाब से भी ये गलत है ऐसी चीज़ें करना? क्योंकि एक तरह से हम भगवान का अपमान नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव जवाब देती हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए, जो अब्राहमिक रिलीजन्स है ना, वो एक प्रॉफिट एक बुक को मानते हैं, ठीक है, वो उनकी इच्छा, उनकी आस्था। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा वो इंसान, मैंने कहा शिव। अब शिव सहस्त्र है, कॉन्शियसनेस है आपकी भी है ना, जो सिंधी है उसकी भी है, जो सिख है उसकी भी है, जो बुद्धिस्ट है उसकी भी है, स्पाइनल कॉर्ड सबका है ना। स्पाइनल कॉर्ड के बेस में शक्ति बैठी है, वही पार्वती है। आप कह सकते हैं कि इसका रिलीजन अलग है, इसकी स्पाइनल कॉर्ड में शक्ति नहीं उठ रही, इसकी कपाल कुंडला नहीं उठ रही, सांस लेने की प्रक्रिया वही है सबकी, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया वही है। जो सिस्टम में, इस पिंड में जो अनेकानेक प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी एक विजुअलाइजेशन है सनातन के देवी देवता। और आपका कोई भी रिलीजन हो, मगर आप में वो सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, चित्त है ना सबका। अब कहा नहीं वो तो शिव को मानते हैं, भाई शिव तो स्वयं चित्त है, सहस्रार पे बैठे हैं, सबका सर है ना, सबका स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर है, तो शिवत्व है। मैं किसी इंसान को नहीं वर्शिप कर रही हूँ, मैं कॉस्मिक प्रिंसिपल को वर्शिप कर रही हूँ। आप इसी पृथ्वी पे चल रहे हैं, उसी आकाश तत्व को देख रहे हैं, मैं आकाश तत्व को पूज रही हूँ, आप कहें नहीं आकाश तत्व को हम नहीं पूजेंगे, तो क्या लॉजिक है ये? मैंने एक इंसान को नहीं वर्शिप किया, मैंने उस प्रिंसिपल को वर्शिप किया। वो प्रिंसिपल सनातन एक अनादि धारा है, वो सब सिस्टम्स में प्रेवलेंट है। मैं कह रही हूँ आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, नो वरीज, पर मैंने आपको ये एक सिस्टम बताया। अब स्पाइनल कॉर्ड, अब बेस ऑफ द स्पाइन पे मूलाधार चक्र सबका है। आपका कोई नाम है, आपकी कोई जात है, आपका कोई रंग है, आप कहीं पर भी रहते हैं, वो मेरुदंड है ना आपके शरीर में, तो शक्ति है ना। ये प्रक्रिया जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया ये हो रही है ना, ये तत्व काम कर रहे हैं ना, और ये पंच तत्व जो हैं ये इसी प्रकार से प्रेसिपिटेटेड है हर स्पाइनल कॉर्ड में, हर बॉडी में, कि पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश। आप बोल रहे हैं आकाश तत्व विशुद्धि है ना आपके सिस्टम में, तो हमने उसी प्रिंसिपल को वर्शिप किया। अब उस प्रिंसिपल में ये नहीं करना चाहिए, तो मैंने अगर मैंने कहा ये मेरा चित्त है, मुझे तो फोटो की भी जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही एकाग्र होकर मानस वर्शिप कर दिया, अपने ही चित्त में, अपने ही चित्तेश्वरी से चित्त का वर्शिप हो जाता है। तो इसमें क्या फोटो और क्या नहीं, ये सही या गलत क्या है, मैंने तो आपको यहाँ पर ये बता दिया।
ये तो सभी के बॉडीज में, बिल्कुल। ये तो सभी का सिस्टम नहीं चल सकता। अब वो जो सिस्टम है, मैं तो उसका विजुअलाइजेशन है हमारे ऋषि मुनियों ने किया। मैंने नहीं कहा ये इंसान आए, शाश्वत सत्य है, शाश्वत। मैंने सिर्फ अपने शरीर, तुम्हारी, उसकी उसकी शाश्वत सत्य है, जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है। आपको वो नहीं हम मानेंगे ना, वो उसकी फोटो नहीं लगाएंगे, मत लगाइए, वो तो मेरे सिस्टम में रवा है। मेरे खून में जो चीज रवा है उसकी फोटो लगे ना लगे। बिल्कुल। आजकल एआई का दौर है और हम ये देखते हैं कि जो 25 और 26 का ये जो पीरियड था, यहाँ पर एआई बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम देखते हैं, पहले सोचते थे, अब चैट जीपीटी और बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, कुछ पूछो क्विक आंसर देते हैं। और लोग ये भी कहते हैं भाई ये तो जॉब लेकर चले जाएंगे आपकी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो क्या वाकई में एआई इंसानों से भी आगे निकल जाएगा? क्या हमारी जॉब्स ले लेगा? इतना शक्तिशाली है। देखिए, कुछ सिस्टम्स जब नए आते हैं तो वो लोगों की नौकरियां जाती हैं। हमने ये पहले भी देखा है ना। मैं एडवर्टाइजिंग से हूँ, तो स्टूडियो होता था, पूरा आर्ट वर्क्स बनाए जाते थे, वो सब डिजिटाइज हो गया है ना। तो बहुत से लोग, रिडंडेंसी आ जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्यूटर, फिर तो कंप्यूटर जब आया या टेक्नोलॉजी जब आया, आप कहें कि वो ह्यूमन ब्रेन को सरपास कर देगा, ऐसा नहीं होगा। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिडंडेंसी आ जाएगी, बिकॉज द अल्टीमेटली इट विल बी मैन ओवर मशीन। बट फिलहाल टेक्नोलॉजी पावरफुल है, और टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ों में तो नौकरियां खाएगी, उसको तो नहीं डिनाई किया जा सकता। बट will AI surpass human intelligence? At the end of the day उसको बनाया तो human intelligence नहीं है ना, वो नहीं होगा। जैसे मूवी भी है रोबोट, और भी एक मूवी है, 2 मूवीज हैं। The robots are not taking us over। खंड प्रलय है ना, कलयुग के इफेक्ट्स को वापस रिवर्स होना है, कलयुग के इफेक्ट्स को, है ना। तो इसलिए इसमें शिवत्व उठता है। शिवत्व उठता है मतलब प्राणिक शक्ति उठती है कॉन्शियसनेस की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस, ऊंचे चित्त, सुप्रीम पावर की तरफ प्राणिक वायु उठती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको खत्म नहीं कर पाएगी। अगर हम जो सामाजिक परंपराएं हैं, जैसे शादी हो गया, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, अगर इन सब की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर करियर की बात करें, तो ये जो गुरु का अतिचारी होना है और जो भी सिचुएशन आपने बताई, जो प्लैनेट्स के बारे में आपने बताया, वो सब क्या इन पे भी इफेक्ट करेंगे? देखिए, कभी भी बृहस्पति, जब हम मेधनी ज्योतिष में कंट्रीज की कुंडलियों को पढ़ते हैं, है ना, तो हम ये कहें कि कर्क में आने से सारी दुनिया के साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कर्क में भी बृहस्पति किसी की तो प्राण लेकर जाएगा, है ना, किसी के प्राण लेकर जाएगा। आपने देखा 2 जून को बृहस्पति कर्क में आए, उसके बाद भी आग लग रही है, कितने लोगों की प्राण जा रहे हैं। आपको बृहस्पति कर्क के, आप तो आग कैसे लग गई, आप जल कैसे गए? तो 12 प्रकार की डेस्टिनी नहीं है। बृहस्पति करके आपकी इंडिविजुअल कुंडली में क्या कर रहे हैं। अगर वो अष्टमेश होकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और षष्टेश होकर एग्जॉल्ट कर रहे हैं, आपकी बीमारी बढ़ेगी। एकादश में बैठे हैं नेटली भी, और उसके ऊपर तो बहुत आपको लाभ, फेम, पैसा देंगे। आपकी इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम बृहस्पति कर्क में हम अलग अलग राशियों की भी बात करते हैं, हम करते हैं, उसका कुछ पॉइंट जरूर बैठेगा, बट देयर आर नॉट 12 टाइप्स ऑफ डेस्टिनी। पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। हमने वैसे बहुत सारी बात की, लेकिन इलेक्शंस की आपने बताया कि सत्ता परिवर्तन जैसी कुछ चीजें हो सकती है। सत्ता परिवर्तन नहीं कहा, मैंने कहा कि मोदी जी अपना टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अगर हम सत्ता दल की बात करें, तो क्या ये जो गुरु अतिचारी हुए हैं, ये सत्ताधारी दल को मजबूत करते हैं या फिर कमजोर करते हैं? पावर देते हैं या फिर पावर छीन लेते हैं? सिंहासन हिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी अभी पावर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि भारत की कुंडली में मंगल की दशा चली और बीजेपी की कुंडली में भी मंगल की दशा चल रही है, दोनों के मंगल परस्पर बड़े अच्छे तरीके से अलाइंड हैं। कांग्रेस पावर में नहीं आ रही है सेंटर में, ये बात आप आने वाला समय भी ये दूर तक नहीं दिख रही। 29 में आपने बोला कि बीजेपी है। तो कांग्रेस के चांसेस कब तक आपको क्या दिखते हैं, या फिर कांग्रेस पूरी खत्म हो जाएगी? ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आएगी। जैसे मैंने एक चीज़ और सुनी है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी को दे दिया जाए तो हो सकता है कांग्रेस में थोड़ी जान आ जाए। तो ऐसा कुछ है? ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर अब ये कमान प्रियंका गांधी जी के भी हाथ में आ जाए तो भाग्य नहीं बदलता हुआ दिखता कांग्रेस का।
वैसे तो और भी बहुत से समझदार लोग हैं कांग्रेस में, हर पार्टी में होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, पर भाग्य की बात है। मगर अगर हम ये कहें कि अब अगर प्रियंका गांधी जी के हाथ में कमान आ जाए और कांग्रेस को पावर मिल जाएगी, द आंसर इज नो। एक टीवी शो चल रहा था, उसमें एक ज्योतिषी थी शायद, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़कर जर्नलिज्म ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ पर उनका करियर बहुत बनेगा, या फिर किसी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में चले जाएं वो। तो आपको इस पर आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी पॉलिटिक्स, उनके लिए पॉलिटिक्स बनी है या नहीं, ये सवाल ज़रूर आता है मन में, क्योंकि हम कमेंट में देखते हैं ना, जब भी आप अगर देखिए, एक अगर न्यूट्रल होकर भी देखिए, आप कमेंट में जाइए, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को कोई पसंद ही नहीं करता, लेकिन हम कमेंट्स देखें, सब कमेंट तो फेक नहीं हो सकते ना, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। तो फिर क्या ऐसा चीज़ है जो राहुल गांधी को रोक रहा है? भाग्य नहीं इस प्रकार का, ये तुला लग्न की कुंडली है राहुल गांधी जी की, और ये पीएम का चार्ट नहीं है, ये पीएम का चार्ट नहीं है। आपने चार्ट देखा है राहुल गांधी का? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि किस फील्ड में वो जाते तो ज़्यादा सफल होते? देखिए, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताती हूँ, किस फील्ड में जाते और सफल होते, मगर उनका भाग्य दिखा रहा है कि वो यहाँ पर ही इसी जो कार्य कर रहे हैं वही करते रहेंगे, मगर उसमें सफल नहीं होंगे, ये दिखा रहा है चार्ट। जैसे होता है ना, हम जब आजकल ऐसा चला हुआ है, और आपको मैं एक और बात बताऊं कि इस चार्ट में हम ये भी देखते हैं, और देखिए मैं ये प्रिडिक्शन है, ये मतलब आप चार्ट में ही दिखता है कि जैसे ही सोनिया गांधी जी की हेल्थ खराब होती है और कोई ट्रैजिक खबर आती है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक दिखती है उसके बाद। तो राहुल गांधी की हेल्थ से रिलेटेड भी, राहुल गांधी की हेल्थ नहीं, मैं सोनिया गांधी जी की हेल्थ की बात कर रही हूँ, वहाँ जब ये प्रॉब्लम आती है तो ये चार्ट पीएम का चार्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अब कोशिश आप कुछ भी करें, अब इसमें जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। ऐसा बोलते हैं ना कि डेस्टिनी पहले से लिख कर आती है। हाँ। और जब हम ज्योतिष के पास भी जाते हैं तो वो ये बोलता है कि आप ये करियर चूज़ करिए, यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस होंगे, ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर, ये चूज़ करिए। उसी तरह से मैं पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी का स्कोप, अगर वो स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स ना चूज़ करके कुछ और पॉलिटिक्स में ही आना था, यही काम करना था, मगर इसमें असफल होना था। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि ये कर्म है गांधी फैमिली के, है ऐसा? यस। तो हमारे पूर्वजों ने जो किया, मेरा दिमाग में ये भी आता है कि जो करके चले गए उनका भुगतान हम क्यों भुगत रहे हैं? ब्लड लाइन है ना, ब्लड लाइन है ना। आप आज करते हैं, आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, जो अधो योनि में गए हैं, आज आप दान पुण्य करते हैं श्राद्ध में, तो वो जो नीचे गिरी हुई आत्माएं हैं, आप उनको उठा सकते हैं। इसका मतलब आपका क्या कनेक्शन है कि आप आज पिंड करेंगे श्राद्ध में, और वो जो अधो योनि में भटकती आत्माएं हैं वो उठने लगेंगी। इसका मतलब आप जानते हैं, जब कोई तीर्थ करने जाता है तो उसके जो पितृ हैं वो सूक्ष्म रूप में उसके साथ चल पड़ते हैं कि हाँ, गंगा स्नान करने जा रहे हो, हम भी साथ जाएंगे। और वो जो पड़ोसी होते हैं ना, जो मृत हैं, वो पड़ोसी जो है, उनका कोई व्यक्ति नहीं जा रहा गंगा स्नान करने, तो वो आपके पितरों को बोलते हैं मैं भी साथ चलो, ये तुम्हारा जा रहा है, मुझे भी साथ ले जाओ, मेरा भी हो जाएगा। तो वो आपस में नेगोशिएशन चलती है वहाँ पे, अच्छा चल तू भी चल। तो ये जो एक बंदा जा रहा है ना, जैसे मैं आज गई, तो वो सारे मेरे साथ जाएंगे, और चलो अमावस्या पे ये हमें भी तार देगी। भगीरथ ने अपनी 21 पीढ़ियां तार दी। कैसे तार दी? वो तो जा चुकी थी। आपका डीएनए कैसे हम बताते हैं ये चला गया बंदा, इसके बच्चे का देखो डीएनए मैच करता होगा। वो जो खून है ना, वो सिर्फ लिटरल नहीं है, उसका एक कनेक्शन है। ऐसे ही गोत्र का कनेक्शन, हम क्यों कहते हैं ये गोत्र में ऐसे नहीं विवाह हो सकता है, कनेक्शन। अब 27 में यूपी का भी इलेक्शन है, योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे, चार्ट उनका ये क्या था? अभी योगी जी आगे जाके पीएम बन जाएंगे। आगे जाकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे जिसमें भी, मेरे पॉडकास्ट में भी लोगों ने ये कहा कि संभालेंगे, हो सकता है यहाँ से निकलकर, मतलब जो सीएम का पद है उसको छोड़कर किसी और को जिम्मेदारी देकर सेंटर में जाए और फिर वहाँ से वापस से आ सकते हैं, ऐसा? मैं ये कहूँगी कि अभी फिलहाल यूपी का इलेक्शन योगी जी जीतेंगे, आगे जाके ये आपके पीएम के कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट पीएम बनेंगे। और इस देश में गौ रक्षा का कानून बनाएंगे, ये भी जान लीजिए। गौ रक्षा का कानून तो है, मैंने एक बात कही बस। मोदी जी उसको रिफाइन कर देंगे।
मोदी जी की कुंडली भी आपने देखी होगी। आप अब हम ये देखते हैं कि मोदी जी के सिर्फ उनके नाम से, उनके फेस पर हम बहुत सारे इलेक्शन जीत जाते हैं। एक चीज़ और देखी जाती है कि कुछ भी बीजेपी का डिसीजन होता है, अगर कुछ भी कोई भी लॉ ला रही है, लोग विरोध करना चाहते भी हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं कर पाते जैसे पहले की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में करते थे लोग विरोध। तो इसका रीज़न क्या है? प्रधानमंत्री क्या वाक़ई में, बहुत से लोग कहते हैं ये बहुत प्योर आत्मा हैं, सोल हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, ऐसा हैं। उनकी कुंडली में ऐसा कुछ दिखता है कि कोई विरोध ही ना कर पाए? या फिर आपने बोला ना कि अभी वो छोड़ देंगे अपना कार्यकाल, बीच में से चले जाएँगे। तो क्या लगता है आपको, कैसी है उनकी कुंडली? और एक चीज़ और, जैसे ये भी बोला जाता है कि रोल उनका जो है वो छोड़ दिया उन्होंने। आपने बोला राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। उनके संन्यास लेने के बारे में भी ये कहा जाता है, मैं किसी से बात करी तो उन्होंने कहा कि संन्यास मोदी जी नहीं लेंगे, उसके बाद भी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे और उनका रोल कुछ ना कुछ होगा। हाँ। तो ये कुंडली बताती है कि अब मोदी जी का जो ये एरा चल रहा है, इस पे कभी भी फुल स्टॉप लगेगा या फिर नहीं? देखिए, मोदी जी का तो मैंने आपको बताया कि ये वाला टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, मगर अपने तरीके से जैसे जुड़े रहेंगे, कार्य चल रहा है उसमें जुड़े रहेंगे। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, सीन से चले जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है। बट ये एक पावरफुल चार्ट है, मोदी जी का चार्ट एक बहुत ही पावरफुल चार्ट है। आप देखिए कैसे कैसे डिसीजंस लिए गए, कैसे कैसे डिसीजंस जो किसी ने सोचा लिए ही नहीं जा सकते, वो लिए। 370 ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए। मैं एक क्या एग्जांपल दूं आपको, ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो इम्पॉसिबल थे। तो मैं ये कहूँगी कि एक तरीके से देखा जाए तो जब मोदी जी आए तो भारत को सन ऑफ द सॉइल जिसे कहते हैं ना, अपना ही एक व्यक्ति मिला। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने देश में बेगाने हो रहे हैं, मगर मोदी जी ने तो ऐसे डिसीजंस लिए, ऐसे पॉलिसीज बनाई, ऐसे कार्य किए दैट ही बिकेम लार्जर देन लाइफ। जैसे किसी की एक ऐसी आभा बनती है कि आप कहते हैं लार्जर देन लाइफ आभा हो गई और है मोदी जी की, तो वो लार्जर देन लाइफ आभा या जो लार्जर देन लाइफ जो एक पर्सनालिटी है वो तो नहीं जा रही है, वो तो नहीं जाएगी। वो व्यक्ति को आप हरा नहीं सकते, हरा नहीं सकते, अपनी मर्जी से छोड़ दें वो और बात है। अब हरा दें तो भी मतलब उनका वो ही विल प्ले इट ऑन द फ्रंट फुट, मैं ये बोलूँगी। ट्रम्प को लेकर आपको क्या लगता है? मोदी जी की बात कर ली, राहुल गांधी की बात कर ली, अब ट्रम्प के बारे में बताइए। देखिए, ट्रम्प का भी ना सिम लग्न का चार्ट है, ठीक है, और इस सिम लग्न के चार्ट में मंगल जो है वो लग्न में ही बैठे हैं, ठीक है। अब ये चार्ट में भी अगर हम देखें तो बृहस्पति शुक्र बृहस्पति, मैं हमेशा कहती हूँ जब ये दशाएं चलती हैं तो राजा से रंग, रंग से राजा। अब ऐसे ही डिसीजंस लिए जा रहे हैं और मई 2027 तक यही दशा चल रही है। तो सारे जो डिसीजंस अब लिए जाएंगे वो कोई बहुत ज़्यादा समझदारी के डिसीजंस नहीं है, मगर अगर आप देखेंगे कि ये तो इनफैक्ट मैं अगले ऑलमोस्ट 2 years का ये जो पीरियड मैं ये आर्क देखती हूँ, जैसे हमने देखा कितनी पहले भी हमने देखा कि ट्रम्प पर अटैक हुआ, तो आप देखेंगे अभी भी ऐसा विद्रोह होगा कि मतलब ही कैन अगेन बी अटैक्ड इन वन ऑफ हिज सेशंस और समथिंग। तो ये कब तक ऐसा हो सकता है? मतलब ये अब जैसे कहते हैं ना यूएस कमज़ोर से कमज़ोरी, एक और सीढ़ी नीचे, एक और सीढ़ी नीचे। अब आप देखेंगे कि ये दिसंबर 2026 से ये सक्सेसिवली वीक होता जाएगा ये कंट्री, डिसीजंस ऐसे लेंगे। इकोनॉमिकली वीक होता दिखता है यूएस, द पिच हैज़ बीन सेट, मैं ये बोलूँगी। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऐसे डिसीजंस रहेंगे तो अब ये बद से बदतर, दैट्स द वर्ड। एक चीज़ और है, बीजेपी के बारे में आपने बताया धर्म को आगे ज़रूर बढ़ा रही है, लेकिन धर्म की नफरत फैलाने के भी आरोप लगते रहते हैं बीजेपी पर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे किसी हिंदुओं ने मुस्लिम को मार दिया और मुस्लिमों ने हिंदू लड़के को मार दिया, ऐसा मतलब दोनों साइड से ऐसे केसेस देखने को मिले। तो इस तरह की सिचुएशन को देखते हो और जो ग्रहों की पोजीशन है, सारी चीज़ों को देखते हो, क्या आपको लगता है कि दंगे जैसे दिल्ली दंगा हुआ, इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में दिख रही है? हाँ, दिख रही है। मैंने पहले भी आपके पॉडकास्ट में बोला कि कम्युनल टेंशन का एक पीरियड, इसको रोका नहीं जाएगा।
ये रोका जा नहीं जैसा दिख रहा है। भारत की कुंडली में भी राहु केतु इस अक्ष पे प्रॉब्लम लाने वाले हैं। और राहु केतु का अक्ष मैंने आपको बता दिया, ये नवंबर 26 से मई 28, ये अच्छा पीरियड नहीं है। और इसके अंदर 1 जून 2027 से मई 28, ये कोई एक या दो दंगे होके रुकेगा नहीं, ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। मैं चाहती नहीं सबके बच्चे सलामत रहे, हम तो ये कहेंगे, मगर अब जो दिख रहा है सो है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारा आपका टाइम ले लिया मैंने। एक आखिरी सवाल, अभी आपने खान सर के बारे में सुना ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, पर हाँ बताइए। हाँ, जो चीज़ें हो रही हैं मतलब अभी खान सर के ऊपर, और जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनोम कश्यप, उनके बीच जो विवाद हुआ, उसके बाद खान सर की गिरफ्तारी तक की बातें उड़ गई। ऐसा कहते हैं कि गुरु जब अपनी राशि परिवर्तन करता है, शनि, राहु, केतु, ये सब का जो असर होता है ना, वो जर्नलिज्म के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे एक होता है, हम आपकी परीक्षा ली जाएगी और फिर आप उस परीक्षा से तय करेंगे कि आप फेल हैं या पास हैं। तो क्या लगता है आपको ये खान सर वाला जो केस है, इससे निकलेंगे, जो इमेज है वो अच्छी होगी और या बेकार हो जाएगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बृहस्पति के कर्क राशि में आने से सारे टीचर्स का एक प्रकार का डेस्टिनी नहीं हो सकता, मगर हाँ, गुरु जो है वो प्योर विजडम है, ये याद रखिए। जिससे हम, अगर मर्करी इंटेलेक्ट है तो गुरु विजडम है, प्योर विजडम, द प्योर वैदिक विजडम, दैट इज गुरु। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि गुरु जब कर्क राशि में आ रहे हैं तो सारे टीचर्स का अच्छा होने लगे, मगर अगर हम मेदिनी ज्योतिष में देखें तो हम कहेंगे कि जो सिलेबस है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, जो सिस्टम है जिसमें हमें थोड़ी हिस्ट्री करेक्ट करनी है वो हो सकता है, इसका ये मतलब है। मगर ये कर्क राशि में आने से किसी एक व्यक्ति के बारे में बता देना कि वो टीचर है इसलिए वो उसका अच्छा हो जाएगा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर, क्योंकि उसके लिए उस व्यक्ति की कुंडली देखनी पड़ेगी, है ना, ये बात आप जानिए। ये कहना कि सारे भारत देश के जितने टीचर्स हैं उन सबका अब समय अच्छा आ गया, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करी जा सकती। मगर अगर मुझसे वैसे पूछते हैं आप कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो टीचर हैं, इनका मुझे लगता है कि जैसा रुतबा रहा उससे रुतबा अब कम होने वाला है। चलिए, ये भी होता है कि जब इंसान बहुत अच्छे काम करने लगता है तो डाउनफॉल उसका आना शुरू हो जाता है। भाग्य जिसने आपको इतनी हाइट दी, कई बार वो आपको थोड़ा सा नीचे लाता है, क्या करें हम। ये तो अपना आप लिखवा के लाए हैं, किसी ने किया थोड़ी है। इतना कुछ हमने देख लिया, लेकिन एक सिचुएशन देश में जो चल रही है उस पर बात करते हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी आपने सुना होगा, रातों रात फेम मिल गया, फेमस हो गया है, प्रोटेस्ट भी होने लगे। तो इनके बारे में कुछ बताइए, क्या लगता है इनका फ्यूचर कैसा है? देखिए, जैसे जेनजी ने आपने देखा नेपाल में सत्ता पलट हुई, आपने बांग्लादेश में भी सत्ता पलट देखी। तो मैं कहूँगी कि ऑपोजिशन ने फ्यूल करा है इस पार्टी को। मैं एकदम से कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्यूचर होने वाला, ये वो कहते हैं ना, एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है, बट कि पावर में आ जाएंगे वो सब अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, क्या लगता है आपको ये जो सारी चीज़ें हो रही है, कलयुग की शुरुआत, आपने अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है कलयुग में, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कल की अवतार आ चुके हैं, या कहते हैं आने वाले हैं, कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, एंड होने वाला है, तो क्या लगता है कल के अवतार को लेकर बताइए कुछ। देखिए, कलयुग के 4,32,000 साल हैं, ठीक है। कृष्ण को गए 5,262-63 साल हुए, है ना। तो श्री कृष्ण के जाने पर ही कलयुग का अवतरण हुआ, है ना। और वो जो राजा परीक्षित और जन्मजय का पॉइंट है कि कली आए और स्वयं परीक्षित पर के बुद्धि पर उन्होंने अपना वो इफेक्ट दिखाया और उन्होंने ऋषि श्रृंगी के गले में वो सांप डाला मरा हुआ। वो जो पॉइंट है, श्री कृष्ण के जाने के बाद कली का प्रवेश वहाँ से हुआ। तो कली का प्रवेश तो 5,262-63 साल का है, और अभी 4,32,000 का कलयुग है। तो अभी तो प्रथम चरण कलियुगे प्रथम चरणे, हम जब
पूजा में भी बैठते हैं, ब्राह्मण संकल्प लेता है, हम्म, तो वो बताता है ये बात कि श्वेत वाराह कल्प में अब ये पूरी एक डिटेल कहानी चलती है ना। तो इसलिए अभी कैसे आ सकते हैं कल की अवतार? जो ये कह रहे हैं उनको अभी सिद्धांत के बारे में ज़्यादा अभी नहीं पता, और ऐसा नहीं है अभी। पर मैंने आपको कहा ये खंड है 30 साल का, इसमें ऐसा लगेगा कि कलयुग के इफेक्ट्स रिवर्स हो गए हैं। 2040 तक आप देखेंगे कि मेजॉरिटी घरों से वो कहते हैं ना हवन आग्नि का धुआं उभरता हुआ दिखेगा। लोग इतने परेशान हो जाएंगे, इतनी कलैमिटी आएगी, इतना पॉपुलेशन लॉस है कि सब ईश्वर का नाम लेने लगेंगे। तो अब आप कहीं सतयुग आ गया है, मगर ये सिर्फ एक फेज है और हर युग में ऐसे प्रलय कई बार आते हैं। इट्स अ फेज, मगर अभी ये कोई अंत नहीं है। इसके बाद तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि एसिड रेन होती है, नरभक्षी हो जाएगा इंसान। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतनी जल्दी कलयुग का समाप्त नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत It was a प्यारी हैं pleasure. आपको कैसा लगा? मुझे पता है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें एक पॉडकास्ट में आज आपको मिलने वाली है। अगर आपने स्किप किया है बीच में तो फिर से कहूँगी जाइए दोबारा से बिना स्किप किए देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा, दोबारा मैं आपको बुलाएंगे और आपके सवाल आपके नाम के साथ ज़रूर पूछूंगी।